नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द कोरिलेशन। अभी हमने रिग्रेशन डिस्कस किया था। रिग्रेशन का मतलब होता है एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड करना, जिसको हम कैलकुलेट करते हैं रिग्रेशन इक्वेशन की मदद से। और उसके लिए जो फॉर्मूलाज की रिक्वायरमेंट थी वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली है। ठीक है, एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड करना, ठीक है, वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। अब कोरिलेशन का मतलब क्या होता है आपके पास? व्हाट इज कोरिलेशन? कोरिलेशन मतलब तो होता है कि वो दो वेरिएबल्स में आपस में एसोसिएशन कैसी है। व्हाट इज द डिग्री ऑफ एसोसिएशन बिटवीन द लीनियर वेरिएबल्स। ये जो आपके पास वेरिएबल एक्स और वेरिएबल वाई हैं, वो आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, ठीक है जी, किस हद तक जुड़े हुए हैं, दैट इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, तो दो वेरिएबल्स के दरमियान डिग्री ऑफ एसोसिएशन अगर आपको फाइंड करनी है तो हम उसके लिए कैलकुलेट करते हैं कोरिलेशन को। कोरिलेशन का फॉर्मूला रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल आर से, ठीक है जी। और स्मॉल आर जो है वो हम कहते हैं दैट इज द प्रोडक्ट मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अब यहाँ आपके पास जो ये फॉर्मूला है, इट इज द कॉम्बिनेशन। आपके पास जो रिग्रेशन कोफिशिएंट्स अभी हमने डिस्कस किए थे, बी और डी, बी और डी को कंबाइन कर देंगे तो आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड दी कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ठीक है जी। इसके अंदर भी आपके पास वेरिएबल एक्स और वेरिएबल वाई गिवन होगा। मुझे एक्स और वाई का एक कॉलम बनाना पड़ेगा, ठीक है जी। एक एक्स स्क्वायर का कॉलम बनाना है और एक वाई स्क्वायर का कॉलम बनाना है। यानी टोटल इस सवाल को सॉल्व करने के लिए मुझे जो है वो 5 फॉर्मूलाज जो है वो रिक्वायर्ड है। ठीक है जी। अच्छा, अब जब ये 5 आपके पास फॉर्मूला 5 कॉलम्स आपके पास रिक्वायर्ड है, ये 5 कॉलम्स कंप्लीट बना लेंगे आप, तो आप कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। और अगर आपको पहले से ही क्या कर दे, बी और डी की वैल्यू सवाल में दी हुई हो, यानी रिग्रेशन कोफिशिएंट्स जो हैं आपके पास बी एंड डी, अगर आपके पास इनकी वैल्यूज अवेलेबल होंगी, तो हम डायरेक्टली फिर हम क्या करेंगे, इस पूरे इतने बड़े फॉर्मूले को लिखने की ज़रूरत नहीं होगी फिर हमें। फिर हम डायरेक्टली क्या करेंगे, बी और डी को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मिल जाएगा। ठीक है। तो कोरिलेशन का मतलब क्या हो गया कि दो वेरिएबल्स के दरमियान डिग्री ऑफ एसोसिएशन हम चेक करेंगे विद द हेल्प ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अब कोरिलेशन की टेबल ऑफ एसोसिएशन क्या होती है आपके पास? टेबल ऑफ एसोसिएशन मींस के दोनों वेरिएबल्स कैसे आपस में जो है वो जुड़े हुए हैं। अगर आपके पास कोरिलेशन का आंसर 0 आ जाता है, तो इट मींस कि आपके पास वहां पे उनके दरमियान कोई एसोसिएशन नहीं है। देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन दी वेरिएबल्स। अगर प्लस माइनस, प्लस माइनस का मतलब इसका आंसर प्लस में भी आ सकता है, इसका आंसर माइनस में भी आ सकता है। 0.01 से 0.19 के दरमियान में लाई करेगा तो इट शोज नेग्लेजिबल कोरिलेशन। ठीक है जी। अगर 0.2 से 0.39 के दरमियान लाई करेगा तो दैट इज कॉल्ड द वीक कोरिलेशन। 0.4 टू 0.59 लाई करेगा तो मॉडरेट कोरिलेशन कहलाती है। 0.6 से 0.79 के दरमियान लाई करेगा तो स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन कहलाएगी। और 0.8 टू 0.99 अगर लाई कर रहा है तो दैट इज कॉल्ड दी वेरी स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन। अगर पॉजिटिव आंसर आ रहा होगा तो हम लिखेंगे पॉजिटिव वेरी स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन बिटवीन दी वेरिएबल्स। और अगर ये आंसर माइनस में आ रहा होगा तो हम लिखेंगे नेगेटिव वेरी स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन बिटवीन दी वेरिएबल्स। अब पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब क्या होता है आपके पास? पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब होता है कि जब हम एक वेरिएबल को इंक्रीज कर रहे हैं, जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जब हम उसको बढ़ाएंगे तो हमारे जो डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू है वो भी बढ़ेगी। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी सेल्स एंड मार्केटिंग की, इनके दरमियान पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। मार्केटिंग इंक्रीज होगी तो सेल्स का इम्पैक्ट क्या हो जाएगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो एक वेरिएबल के बढ़ने से दूसरा वेरिएबल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यहाँ पे जो रिलेशनशिप होगा, एसोसिएशन होगी, वो पॉजिटिव होगी। अगर दूसरी एग्जांपल आपको याद हो तो मैंने वहां पे प्राइस एंड डिमांड लिखी थी। प्राइस और डिमांड के अंदर क्या होता है आपके पास, जब हम किसी कमोडिटी की प्राइस को इंक्रीज कर रहे होते हैं तो वहां उसकी डिमांड जो होती है वो क्या होती है, वो रिड्यूस होनी शुरू हो जाती है। ये शो करेगा हमारा कि यहाँ आपके पास इनके दरमियान नेगेटिव एसोसिएशन क्रिएट हो रही है।
एक वेरिएबल की वैल्यू बढ़ने से दूसरा वेरिएबल क्या हो रहा है, दूसरा वेरिएबल जो है वो डिक्रीज हो रहा है, उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो वहां आपके पास जो है वो जो इसके कोरिलेशन का आंसर होगा वो माइनस में आएगा। वो ये शो करेगा कि ये दो वेरिएबल्स आपस में नेगेटिवली एसोसिएटेड है, एक वेरिएबल की वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरा वेरिएबल क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर आपके पास आंसर प्लस या -1 आ जाता है तो इसका मतलब है दैट इज द परफेक्ट कोरिलेशन। परफेक्ट कोरिलेशन का मतलब क्या है, अगर प्लस में आ रहा है तो पॉजिटिव परफेक्ट कोरिलेशन है, और अगर नेगेटिव में आ रहा है तो नेगेटिव परफेक्ट कोरिलेशन है। यानी परफेक्ट कोरिलेशन का मतलब क्या होता है कि जिस प्रोपोर्शन से आप एक वेरिएबल को इंक्रीज कर रहे हैं, सेम प्रोपोर्शन से ही क्या होगा, दूसरा वेरिएबल भी इंक्रीज हो रहा होगा। जैसे इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैं 10,000 की मार्केटिंग करता हूँ और देखता हूँ मुझे 1 लाख रुपए की सेल्स हो रही है, ठीक है जी। फिर सेकंड फेज में मैंने क्या किया, मार्केटिंग को इंक्रीज करके 20,000 कर दिया। जब मैंने मार्केटिंग को 20,000 किया तो मेरी सेल्स जो हो गई वो पहुंच गई 2 लाख के ऊपर। फिर मैंने तीसरे स्टेप में मार्केटिंग को कर दिया 30,000 रुपए का, तो मेरी सेल पहुंच गई 3 लाख रुपए पर। अब अगर मैं यहाँ पे देखूं कि एक पैटर्न से हमारा जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल बढ़ रहा है, और एक पैटर्न से हमारा जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल बढ़ रहा है, और दोनों जो है वो एक ही पैटर्न पे इंक्रीज हो रहे हैं। यानी इधर से अगर 10,000 बढ़ रहे हैं तो उधर से 1 लाख रुपए जो है वो बढ़ रहे हैं सेल्स के ऊपर। मार्केटिंग पे 10,000 रुपये बढ़ा है तो एग्जैक्ट पूरे 1 लाख रुपए जो है वो आपके सेल्स पे बढ़ गए। ये एक आइडियल सिचुएशन है, ठीक है जी, जिसे हम कहते हैं परफेक्ट कोरिलेशन। ठीक है जी, जब हमारा प्रोपोर्शन बिल्कुल सेम हो जाए। अगर हम क्या करें यहाँ पे, इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा मोल्ड कर ले कि 10,000 की मार्केटिंग हमने इंक्रीज करी, तो नेक्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में हमारे पास मार्केटिंग हुई 20,000 की, मगर जो सेल्स हमारे पास रिजल्ट हुआ सेकंड 20,000 की मार्केटिंग के पास सेल्स जो आई हमारे पास वो आई 1,95,000 की। यानी 2 लाख की सेल्स नहीं आई, हमारे पास सेल्स आई 1,95,000 की। इसी तरीके से जब हमने जो है वो तीसरी वाली जो है वो वहाँ पे वैल्यूज ली, बढ़ाई आगे, तो वहां पर हमने क्या किया, 10,000 मजीद मार्केटिंग को इंक्रीज किया। जब हमने 10,000 जब मजीद मार्केटिंग को इंक्रीज किया तो थर्ड टाइम जो सेल्स जनरेट हुई वो हुई 2,90,000 की। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, अब यहाँ पे हमारे पास जो दूसरा वाला वेरिएबल है वो सेम प्रोपोर्शन से नहीं बढ़ रहा, तो इसका मतलब क्या है कि ये परफेक्ट में नहीं होगा, मगर ये क्या है, परफेक्ट के करीब करीब आ रहा है, तो इसलिए वेरी स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन होगा। तो आपके आंसर्स जो होंगे वो लाई करेंगे 0 से 1 के दरमियान, चाहे वो प्लस में आए या वो माइनस में आए, इसको याद रखिएगा। कोरिलेशन जो होता है वो आपका 1 से एक्सीड नहीं कर सकता। अगर ये 1 से बड़ा आंसर आ जाए, 1.5 आ जाए, तो 1.5 का मतलब क्या हो जाएगा आपके पास, 1.5 मीन्स के आपने कहीं कोई मिस्टेक करी हुई है। कोरिलेशन का आंसर हमेशा 1 के अंदर रहेगा, 0 और 1 के दरमियान। ठीक है जी, चाहे वो प्लस में हो या माइनस में हो। ये टेबल ऑफ एसोसिएशन आपको याद कर रखेंगे आप, तो जिससे आप जो है वो अपने आंसर्स के ऊपर कमेंट कर सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट अजम्पशंस हैं कोरिलेशन से रिलेटेड, जो मैंने भी आपको डिस्कस करी है। अगर आपके पास कोरिलेशन का आंसर 1 आ जाता है तो ये परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन शो कर रहा है, ठीक है जी। दो वेरिएबल्स के दरमियान एक वेरिएबल का चेंज जो है वो कॉज कर रहा है चेंज अदर वेरिएबल के अंदर भी, और उनका प्रोपोर्शन ऑफ चेंज जो है वो क्या होगा, डेफिनेट हो जाएगा। ठीक है जी, डेफिनेट प्रोपोर्शन का मतलब क्या हो जाएगा कि एक वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरी वाली भी क्या होगी, इंक्रीज हो रही होगी। इफ कोरिलेशन बिकम्स -1, तो कोरिलेशन -1 मीन्स आपके पास क्या है कि आपके पास दैट इज द परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन या इनवर्स कोरिलेशन। एक वेरिएबल बढ़ेगा तो दूसरा जो है वो वेरिएबल डिक्रीज हो रहा होगा, तो ये क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में चले जाएंगे। ठीक है जी, यानी जैसे मैंने प्राइस और डिमांड की एग्जांपल दी आपको। अच्छा, उसके बाद आपके पास थर्ड अजम्पशन इज आर अगर आपका जीरो हो जाए। जब आपका आर जीरो होता है तो इसका मतलब क्या है कि दोनों वेरिएबल्स के दरमियान कोई एसोसिएशन नहीं है, दोनों जो है वो क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। यानी एक वेरिएबल के चेंज करने से दूसरे वेरिएबल पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है,
और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हमेशा +1 से -1 के दरमियान ही लाई करेगा, ठीक है जी। +1 से ना ही +1 से आगे बढ़ेगी वैल्यू, ना -1 से आगे बढ़ेगी वैल्यू। 0 से +1 या 0 से -1 के दरमियान ही आपका रिजल्ट आएगा कोरिलेशन का। नाउ वी आर डिस्कसिंग कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, ठीक है जी। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के बाद, ठीक है जी, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के बाद हम नेक्स्ट चीज अपने आंसर्स को और मजीद इंटरप्रेट करने के लिए जो यूज करते हैं वो है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आप समझ ले कोरिलेशन का स्क्वायर है। कोरिलेशन आर से कैलकुलेट किया जाता है, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आर स्क्वायर होता है। अगर आपने कोरिलेशन कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है, तो आप कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन कैलकुलेट कर सकते हैं बाय स्क्वायरिंग दी वैल्यू ऑफ आर, यानी कोरिलेशन के आंसर का स्क्वायर करेंगे तो आपको कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन मिल जाएगा। अब ये कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या चीज होती है? कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का मतलब क्या है? रिग्रेशन का मतलब है एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड करना। कोरिलेशन का मतलब है कि दोनों वेरिएबल्स जो आप यूज कर रहे हैं उनके दरमियान एसोसिएशन देखना। अब ये डिटर्मिनेशन क्या शो करता है? डिटर्मिनेशन का काम ये होता है आपके पास कि अगर हम यहाँ पे दो वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं, लेट सपोज कि अगर हम जो है वो पानी की बॉटल की एग्जांपल ले लें, ठीक है जी। पानी की बॉटल की एग्जांपल लेते हैं, पानी की बॉटल की प्राइस या मार्केटिंग, ठीक है, और इसकी सेल्स। अब नॉर्मली पानी की बोतल की जो मार्केटिंग कर रहे हैं हम वो एक नॉर्मल पैटर्न पे कर रहे हैं, ठीक है जी, और उससे एक उसकी सेल्स जनरेट हो रही है। इसका डाटा हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया या हमें मिल गया, ठीक है। अब हुआ ये कि कुछ अदर फैक्टर्स ऐसे इन्वॉल्व हो गए जिसकी वजह से सेल्स के ऊपर इम्पैक्ट पड़ गया। फॉर एग्जाम्पल गर्मी शदीद पड़ गई, तो गर्मी शदीद पड़ने की वजह से हीट स्ट्रोक डेवलप हो गया, और हीट स्ट्रोक की वजह से जो है वो पानी की कंजम्पशन जो है वो क्या हो गई? पानी की कंजम्पशन जो है वो बढ़ गई। जब पानी की कंजम्पशन बढ़ गई तो सेल्स पे फर्क पड़ जाएगा। मगर ये जो सेल्स पे फर्क पड़ेगा, कि ये सेल्स पे फर्क मार्केटिंग की वजह से पड़ रहा है? नहीं, ये जो सेल्स पे फर्क पड़ रहा है आपके पास, ये तो ये अदर फैक्टर्स की वजह से पड़ रहा है, ठीक है, जिसका ताल्लुक मार्केटिंग से नहीं है। यानी आपका हीट स्ट्रोक अगर हो रहा है तो उस हीट स्ट्रोक का ताल्लुक जो है वो मार्केटिंग से तो नहीं होगा, ठीक है ना। वो तो एक अदर फैक्टर है। हमारे पास जो वेरिएबल था वो तो मार्केटिंग का था और उसके हिसाब से हम सेल्स देख रहे थे। तो क्या हुआ आपके पास कि ये जो अदर फैक्टर्स थे, ये जो अदर फैक्टर्स जब आपके आपके जो डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर इफेक्ट करते हैं, हम उसकी परसेंटेज को कैलकुलेट कर लेते हैं बाय यूजिंग कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। यानी कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन हमें बता देता है कि जो हमारा एक्चुअल जो वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसको हमने कैलकुलेट करना है, वो कितनी फीसद, कितना परसेंट जो है वो उसके ऊपर असरअंदाज कर रहा है, ठीक है, हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। और अदर फैक्टर्स की क्या परसेंटेज है जो कि हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर इम्पैक्ट दे रहे हैं। सही है। असल कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का काम क्या है? असल कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का काम ये है कि वो ये आइडेंटिफाई कर लेता है कि हमारा जो वेरिएबल है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं वो कितना परसेंट जो है वो इफेक्ट दे रहा है, और अदर फैक्टर्स जो हैं वो कितने जो है वो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर इफेक्ट दे रहे हैं, ठीक है। अब इसकी assumptions कुछ है आपके पास, क्या है कि अगर आपके पास कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन जो है वो अगर 1 आ जाए, तो इट मीन्स कि आपके पास दो रिग्रेशन लाइंस जो हैं वो एक दूसरे से कोइंसाइड करती हैं। ये दो रिग्रेशन लाइंस का मतलब आपके पास क्या होता है? रिग्रेशन लाइन y ऑन x एंड x ऑन y, दे बोथ कोइंसाइड विद ईच अदर, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद फिर आपके पास जो है वो इसी से रिलेटेड, यानी कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन से रिलेटेड आपके पास एक चीज आती है जिसे हम कहते हैं प्रोबेबल एरर। ये स्पेसिफाइड एक फॉर्मूला है, ठीक है, ±0.675 इंटू 1 - r² डिवाइडेड बाई √n। आर स्क्वायर यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन है, और n जो है आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास क्या है? यहाँ पे इन्होंने जो है वो एक आपको यहाँ पे बेंचमार्क दे दिया है।
वो बेंचमार्क हमने क्या बताया है कि अगर कोरिलेशन की वैल्यू आपके 6 टाइम्स प्रोबेबल एरर से बड़ी आ जाए तो इसका मतलब क्या है कि आपका कोरिलेशन जो है वो सिग्निफिकेंट है। ठीक है जी। अदरवाइज इट इज इनसिग्निफिकेंट, यानी आपके पास क्या है, एक रिलेशनशिप कैलकुलेट करने का एक पैटर्न है। यानी एरर, प्रोबेबल एरर जो होता है वो क्या करता है, आपको बताता है कि आपकी कोरिलेशन जो है उसके अंदर सिग्निफिकेंस है या नहीं। और उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें प्रोबेबल एरर कैलकुलेट करके उसको कंपेयर करना होगा कोरिलेशन कोफिशिएंट के साथ। अगर कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है वो बड़ा है, कितना बड़ा है, तो 6 टाइम्स प्रोबेबल एरर से बड़ा है, तो इसका मतलब है कि हमारा कोरिलेशन जो है वो सिग्निफिकेंट है। अदरवाइज हमारा सिग्निफिकेंट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो है वो हमारा सिग्निफिकेंट नहीं आएगा। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो फिर आप इसको मजीद जो है वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में जब आप कैलकुलेट करेंगे तो लिख सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद इन एडिशन टू द रिग्रेशन एंड कोरिलेशन हम यहाँ पे जो है वो क्या करते हैं, हम यहाँ पे स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन पढ़ते हैं। ठीक है। स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन का मतलब क्या होता है आपके पास, अभी तो हमने बात करी किसकी, अभी हमने बात करी कि प्राइस एंड डिमांड। ठीक है जी, प्राइस और डिमांड की बात कर ली, और उसके बाद हमने सेल्स और मार्केटिंग की बात करी। ऐसे काफी सारे वेरिएबल्स हैं जो आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं। ठीक है जी। कुछ आपके पास ऐसे भी मेजर्स होते हैं, कुछ आपके पास ऐसी भी ऑब्जर्वेशंस होती हैं जिनके अंदर हमारे पास क्या होता है, आपस में इंटरलिंकेज नहीं होती। ठीक है जी। जब हम कभी भी ऐसे वेरिएबल्स को सॉल्व कर रहे हो जिनका आपस में कोई इंटरलिंक नहीं बन रहा, तो हम वहां पे सिंपल कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट नहीं करते। हम फिर क्या करते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं क्या, हम जो है वो कैलकुलेट करते हैं आपके पास को स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन। ठीक है जी। स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन का मतलब क्या है, जैसे एग्जांपल यहाँ पे मैंने मार्क करी, एक कंपटीशन हो रहा है, एक कंपटीशन के अंदर दो जजेस बैठे हुए हैं। ठीक है जी। और दोनों जजेस क्या करेंगे, अपनी अपनी मार्किंग करेंगे। तो जो अपनी अपनी मार्किंग कर रहे हैं लोग, ठीक है जी, उनका आपस में एक दूसरे से तो कोई ताल्लुक नहीं है। जज वन जो है वो अपनी मार्किंग करेगा, जज टू जो है वो अपनी मार्किंग करेगा। अगर मुझे जो है वो इन दोनों के दरमियान क्या करनी है, अगर मुझे इन दोनों के दरमियान जो है वो एसोसिएशन देखनी है कि क्या इन दोनों के रिजल्ट्स जो हैं, जो इनकी जजमेंट है, इनके अंदर कोई ताल्लुक है या नहीं है, तो फिर मुझे वहां पे सिंपल कोरिलेशन इस्तेमाल नहीं करना होगा। फिर मैं वहां इस्तेमाल करूंगा स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन। ठीक है जी। क्लियर हो गई बात ये। या आप ऐसे समझ लें कि जो दो वेरिएबल्स जो आपस में इंटरलिंक नहीं होते, ठीक है जी, यानी इनके दरमियान आपस में जो है वो डायरेक्टली कोई इंटर रिलेशंस नहीं होते, तो उनको अगर हमें एसोसिएट करके चेक करना है कि क्या इनके दरमियान कोई एसोसिएशन क्रिएट हो रही है, तो हम उसको क्या करते हैं, हम उसको स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन से ऑब्जर्व करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि हमारे पास 8 स्टूडेंट्स हैं, एग्जांपल के तौर पे 8 स्टूडेंट्स के जो हैं वो इंग्लिश के मार्क्स, और 8 स्टूडेंट्स के, उन्हीं 8 स्टूडेंट्स के जो है वो मैथ्स के मार्क्स हमारे पास अवेलेबल हैं। ठीक है। क्या इंग्लिश के मार्क्स और मैथ्स के मार्क्स आपस में इंटरलिंक होते हैं? बिल्कुल नहीं होते। ठीक है जी। इंग्लिश के मार्क्स अलग हैं और मैथ्स के मार्क्स अलग हैं। मगर हमें अगर देखना है कि क्या इनके दरमियान कोई एसोसिएशन है इन दोनों मार्क्स के दरमियान, तो फिर मैं सिंपल कोरिलेशन इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा रैंक कोरिलेशन, स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन। और स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन के लिए भी दो ऑब्जर्वेशन आपको गिवन होंगी, उसी की बेसिस के ऊपर जो है वो आपने कैलकुलेशन करनी होती है। ठीक है जी। जिसका फॉर्मूला आपके पास क्या है, 1 - 6 इंटू समीशन डी स्क्वायर। डी स्क्वायर का मतलब है कि दोनों ऑब्जर्वेशंस की जो रैंकिंग है उनका डिफरेंस, उसका स्क्वायर। ठीक है जी। डिवाइडेड बाई एन इंटू एन स्क्वायर माइनस वन। एन इंटू एन स्क्वायर माइनस वन, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है जी। तो एन स्क्वायर माइनस वन का जो है वो उसमें भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की वैल्यूज को ही हम यूज करेंगे।
तो ये बन जाएगा आपका, दैट इज कॉल्ड द स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन। ठीक है जी। तो यहाँ तक हमने जो है वो जो चीज़ें डिस्कस करी है, हमने पहले रिग्रेशन डिस्कस करा है, रिग्रेशन के बाद जो है वो हमने फिर कोरिलेशन को डिस्कस किया, उसके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स को देख लिया, उसके फॉर्मूलाज को देख लिया, ठीक है। और देन उसके बाद फिर हमने जो है वो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन को भी देख लिया यहाँ पे। इससे रिलेटेड हमने प्रोबेबल एरर को देखा। प्रोबेबल एरर जो है वो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन की बेसिस पे ही निकलता है, क्योंकि इसके फॉर्मूले में आपको आर स्क्वायर नजर आएगा। और लास्ट में हमने जो है वो स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन देखा है। स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन बताता है कि उन वेरिएबल्स के दरमियान एसोसिएशन जो आपस में इंटर रिलेटेड ना हो, डायरेक्टली इंटर रिलेटेड ना हो। और जो डिग्री ऑफ एसोसिएशन का चार्ट है, तो कोरिलेशन का, वो सेम होता है स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन के लिए भी। तो आई होप कि ये चीज़ जो है वो आपकी थ्योरेटिकल बेसिस के ऊपर अभी आपको यहाँ तक क्लियर हो गई होगी।